हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएसपीसी जोन। आई होप आर यू डूइंग वेल। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इडुटेरिया का टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है इडुटेरिया का दोस्तों अभी बिल्कुल न्यू मार्केट में आया है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट का इसमें प्रश्न सम्मिलित किया गया है और बहुत ही शानदार बनाया गया है। ठीक है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो यदि बीपीएससी का, तो आप एक बार इस टेस्ट को जरूर बना करके जाइए। ठीक है, यदि आप 17वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जो कि सितंबर में इसका प्रीलिम्स होने वाला है, और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस बार जो 1000+ सीट आने वाला है, तो अभी से आप लोग जो है टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट देते चलिए यदि रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, और यदि आप बीपीएससी टीचर्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, जो कि आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग का भी डेट जो है आउट कर दिया गया है, जो कि 19/7/2024 से लेकर के 22/7/2024 तक एग्जामिनेशन होगा। तो आपके लिए भी यह टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप भी इस टेस्ट को जरूर बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करे। ठीक है, तो यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है पहले टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कथक नृत्य जो है भारत के किस भाग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों उसको मैं टिक आउट कर दूंगा। ओके, और आपको जो है ऑप्शन को अच्छे से देखना है और आपको भी उत्तर साथ साथ में देते चलना है। ठीक है, और इसका मैं व्याख्या भी करते चलूंगा। ठीक है, तो आप उसको गौर से सुनते रहिएगा। तो कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत से। ठीक है, देखिए सुनिए, कथक जो है, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह नृत्य शैली जो है उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। तीसरा पॉइंट, कथक मूल रूप से जो है उत्तर भारत में मंदिरों में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ठीक है, कथक ये कथाकार जो थे अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट शैली का रूप धारण करने लगा। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारा है, मेसोलिथिक या मध्य प्रस्तर युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, ये कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन जो है दोस्तों सही है। दूसरा है, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है बड़े नहीं थे, छोटे थे, तो दूसरा तो कथन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही सिर्फ पहला है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को देख लीजिए। देखिए, लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक के काल को मेसोलिथिक यानी कि मध्य प्रस्तर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार सामान्य रूप से छोटे हैं और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, माइक्रोलिथ संभवतः आरी और हसिया जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर लगाए गए सूक्ष्म पत्थर थे। इस समय तक पुराने किस्म के औजार भी उपयोग में आते थे। ओके, तो यहाँ पर दूसरा का तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बसोहली शैली। ठीक है, बसोहली शैली, गौर से यहाँ देखिएगा, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रवणली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न है, रसमंजरी के रसमंजरी की रचना जो है किसने की थी, रसमंजरी की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भानुदत्त। ठीक है, हिमाचल के लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सत्य कथन का जो है दोस्तों यहाँ पे आपको चयन करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है जो इसकी रचना बंगाल में की गई थी, बिल्कुल पहला कथन जो है दोस्तों ये सही है। दूसरा है कि इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी, किसमें, बृहधर्म पुराण में, तो ये दूसरा कथन भी सही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
ओके, चलिए इसके व्याख्या को देख लीजिए। बृहधर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, 13वीं शताब्दी का है, याद रखेंगे, ये संस्कृत का ग्रंथ है। इसने स्थानीय बंगाली संस्कृति के तहत वहां के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब जो है हम लोग बढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अब मैं आगे आपके लिए जो है दोस्तों, जितना भी आप वीडियो बोलेंगे उतना वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको पढ़ाई करते रहना है और आपको बस इस बार रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला जो है हमारा छठा प्रश्न है, सही मिलान यहाँ पे करना है दोस्तों। फर्रुखसियर जो है यहाँ पे कार्यकाल की बात किया जा रहा है, किसका कार्यकाल जो है कब से कब तक था, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों फर्रुखसियर का, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का। तो फर्रुखसियर का जो कार्यकाल है दोस्तों 1713 से 1719 के बीच में होता है, ठीक है। 1713 से 1719 हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय की बात करेंगे तो इसका 1754 से 1759 हो जाएगा, ठीक है, 1754 से 1759 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो 1759 से 1806 हो जाएगा, और अहमद शाह 1748 से 1754 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा का। कहाँ का मिला था, मालवा का, ठीक है। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। 1722 में सवाई राजा जयसिंह को जो है आगरा की सूबेदारी मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारा है दोस्तों कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला है दोस्तों कि औजार जो है पॉलिश किए जाते थे उस समय, बिल्कुल ये सही कथन है। दूसरा है इस अवधि में ओखल और मूसल, ठीक है, ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी कथन सही है। दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी 9 नंबर प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे यहाँ पे। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसको कहा जाता था दल खालसा। क्या कहा जाता था, दल खालसा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया, ठीक है। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं जो है दल खालसा कहलाती थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 10 नंबर हमारा प्रश्न है, सिखों की साखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है संरक्षण के लिए लिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20%। कितना प्रतिशत लिया जाता था, 20% लिया जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 11 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सा इसमें कथन जो है दोस्तों सही है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, ये गलत, एक कथन जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दूसरा है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित है, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजाओं का था, ठीक है। ये राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल और न सेनाएं थी, और न ही वे जो है कर एकत्र करते थे। समान रूप से राजा का पुत्र जो है राजा नहीं बन सकता था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, यानी 12 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 12 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, बिल्कुल ये कथन सही है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है
अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो ये भी सही है और ये भी सही है। जब दोनों सही है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है या एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन, तो इसका वर्णन किया है हरिसेन ने। ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की स्मृति में एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। कितना बताया गया है दोस्तों? 12 बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला, ठीक है, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को जो है परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? हर्षवर्धन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन, मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? ठीक है, पल्लवों के काल में जो है नगरम किसे कहा जाता था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यापारियों के संगठन को जो है नगरम कहते थे। पल्लवों के काल में जो है नगरम व्यापारियों के संगठन को कहा जाता था। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन के बसने की जगह को जो है जनपद कहते हैं। ठीक है, लोगों की बसने की जगह को जनपद कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर। महाजन पदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? महाजन पदों का उद्भव, ठीक है, तो इसका उद्भव जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 साल पहले। कब हुआ था? 2500 साल पहले हुआ था। करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजन पद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजन पदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, महाजन पद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। देखिए पहला कथन जो है दोस्तों यहाँ पे असत्य है। ठीक है, असत्य कथन है। यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन को चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो सही है ना, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, तो सही है। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे गलत कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ना ही गलत ए है और ना ही दो है, ना ही एक है ना ही दो है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। महाजन पद युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल जो है अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। ठीक है। दूसरे, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चलिए तो देख लेते हैं हम लोग नीचे दिए कूट में कौन से कथन यहाँ पे सही है। ओके, तो उन्होंने संस्कृत के लिए जो है व्याकरण तैयार किया था, ये पहला कथन तो दोस्तों सही है। दूसरा है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की परंतु व्यंजनों को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे प्रसिद्ध व्याकरण विदों में से एक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया। ठीक है, उन्होंने ही एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में किया गया। तो इस प्रकार राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? बज्जी संघ का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घ निकाय में है। किसमें है? दीर्घ निकाय में है। नेक्स्ट प्रश्न है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गंग वंश ने। किसने? गंग वंश के शासकों ने। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम, ठीक है, अनंग भीम तृतीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1586 में। ठीक है, 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश ने बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। ठीक है, उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। नैनार शैव संत थे। ठीक है, नैनार शैव जो है संत थे, नैनार जो थे सॉरी शैव संत थे, ये सही है, पहला कथन तो सही है। नैनार जो है शैव संत थे और अलवार जो थे वो वैष्णव संत होते थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही है। फिर है ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न यानी 27 हमारा हो जाएगा। देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला है पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, ये गलत है। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, ये भी गलत है। दोनों के दोनों कथन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। दक्षिण भारत में चोल जो है, चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। ठीक है, इन तटीय शहरों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टनम, यह चोलों का बंदरगाह था और मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 में बढ़ते हैं हम लोग। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला ही कथन जो है दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ही कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा है जो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन है कि वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला यहाँ पे जो है दोस्तों वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हाँ, आप ये जान लीजिएगा कि इनका जन्म जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीर शैव आंदोलन जो है किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नरसिंह मेहता ने। पता नहीं कितने बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? नाथ पंथ, ठीक है, नाथ पंथी जो होता था तो ये किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ हुआ? उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? मीराबाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रविदास की। किसकी बन गई थी? रविदास की। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, चोल काल में तो यहाँ देख लीजिएगा कि नीचे दिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला है बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। देखिए पहला कथन सही गलत है। दूसरा है कदमाई एक भू राजस्व था, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चोल काल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर जो है बेटी है, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, और कदमई जो है भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जुलाहा में। किस में हुआ था दोस्तों? जुलाहा में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कबीर का जन्म जो है संभवतः 15वीं 16वीं शताब्दी में सदी में हुआ था। वह एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है दोस्तों सिख धर्म के जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, जो कि सिख धर्म को स्थापित किया था, संगठित किया था गुरु नानक, सॉरी माफ कीजिए, गुरु नानक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि ने। किसने किया था दोस्तों? पाणिनि ने। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर जो थे अपनी शिक्षा जो है अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृत में। किसमें दी थी? प्राकृत में। और बौद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जो थे, वो पाली में दिए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य दिया गया है? ठीक है, तो पहला कथन है दोस्तों, मुख्य व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। ये पहला कथन तो सही है। दूसरा है साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 39 नंबर प्रश्न है हमारा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों विनय पिटक में। किसमें मिलता है? विनय पिटक में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 40 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 41 नंबर प्रश्न है, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तो ये भी कथन सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न जो है दोस्तों ये है कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का यहाँ पे चयन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये गलत है। दूसरा है बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, ये सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले फाहियान आया, ठीक है, जिसको कि फासियन भी कहते हैं, फाहियान आया।
फिर व्हेन सॉन्ग आया, फिर इत्सिंग आया। ठीक है, तो पहले तो ये, सेकेंड में ये और थर्ड में ये। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 44 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हिंद यवन आए, एक नंबर में हिंद यवन हो जाएगा, 2 नंबर में शक, फिर हिंद पार्शियन और कुषाण हो जाएगा। तो सही क्रम यही है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसको जाना जाता था दोस्तों धम्म महापात्र के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। अगला है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। पहला कथन तो सही है दोस्तों। दूसरा कथन है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है, न कि खरोष्ठी में है। तो पहला तो गलत है, पहला तो दोस्तों जो है ये गलत सही है। दूसरा है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी में, ये गलत हो जाएगा। फिर अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये भी सही होगा। ठीक है, 13वां शिलालेख में किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? ठीक है, मुगलों की जागीर जो है दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इक्ता का। किसका बराबर है? इक्ता का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है आपको। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है कि यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। पहला कथन सही है। दूसरा है, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। दूसरा भी सही है और पहला भी सही है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के शिलालेख प्राप्त जो हुआ है दोस्तों, एक कंधार से भी हुआ है, ब्रह्मगिरी से भी हुआ है, जौगर से भी हुआ है, गिरनार से भी हुआ है और लुमनी से भी हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 50 प्रश्न हो गया दोस्तों। अब हम लोग 51 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूतों को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन देखिए यहाँ हो जाएगा, सीरिया भी भेजा गया था, श्रीलंका भेजा गया था और मिस्र भी भेजा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 52 है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य में तो ये पद दिया जाता था राजपाल यानी कि गवर्नर का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, भारत में उपमहाद्वीप कहा जाता है क्यों? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो ये है बड़े आकार के कारण। एक तो बड़ा आकार है, दूसरा है समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण जो है इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 54। महाजन पद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया जाता था चित्रित धूसर मृदभांड का। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपि जो था उसका क्या महत्व था? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पांडुलिपि प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा थी। ठीक है, सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति थी, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व्यवहारों की चर्चा होती थी उसमें, ये भी सही है। असम लेखों के अध्ययन में भी इसका जो है महत्व था। तो इसलिए चारों के चारों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? कुषाणों की जो है दोस्तों दूसरी राजधानी रही है, तो ये रही है मथुरा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन, तो ये जो है दोस्तों ये है कहाँ? ये है
पुदुचेरी में। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था दोस्तों बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बेलल्ला कहा होता था। क्या होता था? बेलल्ला। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, ये सही है। इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है दोस्तों ब्राह्मणी भाषा में नहीं लिखा गया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो है ये यूनानी तथा आर्मेइक में है, ये ब्राह्मणी में नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 61 है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें जो है शामिल है? ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो देख लेते हैं, पहला अभिलेख हो जाएगा, दूसरा मिट्टी के बर्तन भी हो जाएगा, जानवरों की हड्डियां भी हो जाएंगी, धातु हो जाएगा, औजार और आभूषण सभी के सभी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, देख लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न यानी 62 नंबर है दोस्तों। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो देख लेते हैं। एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष तथा जानवरों की को जो है खाकर समाप्त कर देते थे। ओके, ये कारण था एक। तो दूसरा था शिकार ढूंढने के कारण, तीसरा कारण मवेशी के चारा ढूंढने के लिए, और चौथा मौसम बदलने के कारण। ये ठीक है, चारों के चारों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है गलत है? ठीक है, गलत कथन को यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, ये तो सही है। ठीक है, आहत सिक्के को समान ढालकर बनाया जाता था, देखिए ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। ओके, इसको जो है दोस्तों ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलियों में बनाए जाते थे। ठीक है, तो इसलिए दूसरा गलत है। फिर ये सिक्के जो है चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते हैं, ये भी सही है। पहला तीसरा सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो हमसे गलत कथन ही पूछ रहा था ना, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेखों में, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सुनारों का भी मिलता है, लोहारों एवं बुनकरों का भी मिलता है, टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी मिलता है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि 65 नंबर प्रश्न है हमारा। समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यानी कि गलत कथन है। तो देखिए दिया गया है कि व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हैं। तो केवल समुद्री मार्ग का तो नहीं कर सकते हैं, तो ये पहला ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 66 नंबर है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है? ओके, यानी कि गलत कथन है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, कथन सही है, यहाँ पे सही कथन को चूज करना है। ओके, तो पहला दिया गया है कि बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, ये तो सही है। दूसरा है इन क्षेत्रों में थेरवाद, ओके, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो पहला दूसरा दोनों सही है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट है प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो क्या कहलाता था? ठीक है, तो ये जो पथ कहलाता था दोस्तों ये कहलाता था प्रदक्षिणा कहलाता था। ठीक है, प्रदक्षिणा कहलाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? ठीक है, तो देख लेते हैं।
जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, ओके ये सही है। बड़े दाने तथा मजबूत डंडल वाले पौधे होते थे, ये भी सही है। अहिंसक जानवर, ये भी सही है, ठीक है। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर जो है पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? जानवर का चयन करते थे अहिंसक हो, ठीक है, जो ना ही मारे, ओके। और पौधे जिनके जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, और बड़े दाने तथा मजबूत डंडल वाले पौधे हो। तो ये सब सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी 70 है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा है? चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुहार। कौन सा हो जाएगा? पुहार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का यहाँ पे जो है सत्यकूट का यहाँ पे चयन करना है आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, तो पहला कथन तो सही है बिल्कुल। दूसरा है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी, ये भी सही है और ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न है हमारा कि कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान का। किसका हुआ था? महायान का हुआ था, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान यहाँ पे आपको करना है, यानी कि कौन से वस्तु जो है कहां से आयात किया जाता था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला हम बात करें तामा का, तो तामा का आयात जो है दोस्तों राजस्थान से किया जाता था, ठीक है। टीन का आयात अफगानिस्तान से किया जाता था, सोना का कर्नाटक से किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, यहाँ पे ध्यान देंगे, ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे, नदियों के सूखने के कारण ये हो सकता है। दूसरा, जंगलों के विनाश होने के कारण ये भी था। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण और बाढ़ के कारण ये भी सही था। और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पांचों के पांचों दोस्तों जो दिया गया है ऑप्शन ये सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के जब अंत हो गया तो इसका परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो इसका परिणाम निकला दोस्तों, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ओके। क्या हुआ? मुहरों, लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। तो ये सही सभी यहाँ पे हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे भी डी होगा। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? ठीक है, तो ये था कुषाण। कौन था दोस्तों? कुषाण था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे अश्वघोष? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित की रचनाकार जो है कवि अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिर्च का। किसका था? काली मिर्च का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ओके, तो देख लेते हैं। एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। पहला तो हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। दूसरा है, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये जो है गलत दिया गया है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 80 नंबर प्रश्न है, जाट राज अपने किस राज के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था? जाट, तो जाट जो है दोस्तों वो उभरा था सूरजमल के समय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरजमल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सूरजमल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट का 20 प्रश्न है दोस्तों, ये करेंट अफेयर्स का, ध्यान दीजिएगा। तो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया को। किसको किया गया है? अरविंद पनगड़िया को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, देखिएगा, तहरीक ए हुर्रियत, ठीक है, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये चारों पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 83, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है दोस्तों BR कंबोज को। किसको मिला है? BR कंबोज को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल जो है शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, हाल ही में जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना साल 1947, याद रखेंगे 1947 में की गई थी। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है दिनेश के त्रिपाठी को। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 87 है। ठीक है, 87 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे जो है दोस्तों वो सही दिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे सही कथन जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, ये सही है। बाद बाकी ये और ये गलत दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे जो है दोस्तों वो सही दिया गया है? ओके, तो देखिए, एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारिमेट्री माप के लिए समर्पित है। ठीक है, ये जो है दोस्तों ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये इसरो इसको लॉन्च किया है, तो पहला तो ये गलत है। दूसरा है, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न पर विचार करना है आपको। उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP समझौते में शामिल है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, ये तो सही है पहला। दूसरा निवेश है। तीसरा बौद्धिक संपदा अधिकार और चौथा ई-कॉमर्स है। सभी के सभी शामिल होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यानी 90 नंबर प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, उपर्युक्त में से जो है ऊपर कितने कथन यहाँ पे सही दिया गया है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया यहाँ पे है, पहला है, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। पहला गलत है। ठीक है, दूसरा है, भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आवागमन का वीजा की आवश्यकता थी, ये भी गलत है। भारत विमान सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ तीनों के तीनों गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है, इसका भी आपको चयन करना है। ठीक है, तो पहला है, GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। तो पहला तो सही है, GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सिर्फ सही है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश यानी GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन यहाँ पे सही दिया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, मालदीव ने इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नहीं हो जाएगा, यहाँ गलती हो जाएगा। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न
समुद्री उत्पादों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है, ये सही है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा हमारा यहाँ पे दोस्तों जो है ये सही है, ठीक है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 की ओर बढ़ते हैं। 94 है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। उपर्युक्त में से सही कोड का यहाँ पे प्रयोग करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला हम बात करें, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था, ये पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ाना है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 95 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा, वीवीआई है बिहार एग्जामिनेशन के लिए, जो भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार ने, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी एफआईआर की जांच पूरी करना है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार का, ठीक है, बिहार का ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा था? ठीक है, तो ये जो था दोस्तों ये था 13वां, कौन सा था? 13वां था, ओके, 13वां था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4797 करोड़ रुपए। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। तो इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।